हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉलेट अधिष्ठाना है, इसमें आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 62, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स 2025 से रिलेटेड है उनको अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो करंट अफेयर्स की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसे मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। कोई भी आपको बुकलेट इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी हम पीडीएफ्स आपको देते हैं उन पीडीएफ्स को आप पढ़ो और मजे करो, राइट। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक ऑप्शनल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट ऑप्शनल कोर्स अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये हम जून 2025 के अंदर स्टार्ट करेंगे, 15 जून 2025। और 15 जून 2025 को ये फिलोसफी ऑप्शनल हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द ओनली ऑप्शनल वी टीच, ठीक है। और इसमें मैं पूरा कोर्स मैं ही इसके अंदर पढ़ाता हूँ। और इसके अंदर आप देखोगे तो हम इसको इस तरह से एक कोर्स बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने इकोनॉमिक्स का कोर्स बनाया, एनवायरनमेंट का कोर्स बनाया अभी इस साल, ठीक है। एथिक्स का कोर्स बनाया, जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन है, जिसके अंदर इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। वैसा एक कोर्स यहाँ पर फिलोसफी ऑप्शनल का हम इसके अंदर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर कंप्लीट आंसर राइटिंग प्रोग्राम विल बी देयर, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ऐसे नहीं जैसे कि भाई एक बार पढ़ लो उसके बाद फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आप आंसर राइटिंग कर, नहीं, डेली की आंसर राइटिंग हम करेंगे थ्रू द बुकलेट प्रोग्राम, वीकली टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इन सब के थ्रू अपन क्या करेंगे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम करेंगे। इसके अलावा कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस कराया जाएगा। फिलोसफी एक बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है ना, और बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है इसका, ठीक है। और इसके अंदर आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, 90 डेज के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि साहब हमको ऑप्शन कौन सा लेना है, ठीक है, और भावनाओं में बह के कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं, उनके लिए एक ये अनाउंसमेंट है, बच्चों तुम लोग अगर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपका ऑप्शन आप तैयार कर रहे हैं देन इट इज फाइन, ठीक है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिलोसफी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। आई विल गारंटी यू दैट मैं आपको यहाँ पर बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा फिलोसफी के अंदर। अच्छा, ये अभी से हम अनाउंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बच्चों, अभी अगर 31 जनवरी से पहले अगर आपने इसके अंदर एनरोल कर लिया तो आपकी जो फीस होगी, ठीक है, वो 30% ऑफ उसके अंदर हो जाएगा, राइट। तो 30% ऑफ हो जाएगा फिलोसफी ऑप्शनल के अंदर, ठीक है। ये अर्ली बर्ड ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। चलो साहब, आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक अपना, दैट इज द ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। अभी देखो, अभी 18th लोकसभा आई, राइट। ये वाली लोकसभा का नाम याद रखना, 18th लोकसभा, ये 18, ठीक है। 18th लोकसभा के अंदर इलेक्शन हुए तो ऑब्वियसली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे यहाँ पर लोकसभा के अंदर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो कहेंगे कि हम शपथ खाते हैं कि, ठीक है, शपथ को खाएंगे वो, राइट। तो उनकी शपथ क्या है ये अपन को इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 5 साल में एक बार पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उनकी शपथ क्या है ये हमको याद रखनी पड़ेगी। उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स है ये अपन को याद रखना पड़ेगा। बट बिफोर दैट हमें ये याद रखना होगा कि आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 99, ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके अंदर ओथ ऑफ एमपीज इज देयर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है ओथ क्या है, ठीक है, इसमें लिख रखा है कि हर एमपी को ओथ लेनी होगी, राइट। और ओथ दिलाने वाले के किसके सामने लेनी होगी, प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है उसके सामने ओथ लेनी होगी, राइट। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किसके सामने लेते हैं, तो आप ये देखो, 99 ओथ ऑफ एमपीज, ठीक है, प्रेसिडेंट, 9 को उल्टा करोगे तो पी बन जाएगा, है ना भाई, पी बन जाएगा ना, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के सामने होती है, या फिर प्रेसिडेंट कोई पर्सन अपॉइंट करता है उसके सामने उनको क्या करना होता है, इनको ओथ लेनी होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, राइट। कहाँ लिखी, कहाँ है सर, कौन सी ओथ है, उसका कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है, दैट इज देयर इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड शेड्यूल में जाओ और आराम से इसका कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या कंटेंट है ये देखिए, सबसे पहले ये है इसका कंटेंट। जैसे मान लीजिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, ठीक है, लोकसभा से, तो मैं बोलूंगा आई देवराज वर्मा हैव बीन इलेक्टेड, ठीक है, अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, बिकॉज लोकसभा का बनाऊं, ठीक है, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब भगवान का नाम ले सकता हूं मैं, ठीक है, भगवान के नाम पे शपथ ले सकता हूँ, या फिर अगर मैं एथीस्ट हूँ तो इसकी जगह मैं सोलमनी अफर्म कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब बिना नाम के क्या कर सकता हूँ, शपथ ले सकता हूँ, दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली लाइन, पहला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, फेथ और एलिजेंस। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ के अंदर फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि वो करते नहीं है, ठीक है। एज बाय द लॉ एस्टेब्लिश दैट आई विल अपहोल्ड सोवरेंटी और इंटेग्रिटी, ठीक है। तो 3 वर्ड आपको याद रखना है, फेथ, एलिजेंस, सोवरेंटी एंड इंटेग्रिटी। फेथ एलिजेंस किसी तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, और सोवरेंटी तो देश की होती है भाई, इंटेग्रिटी तो देश की होती है, तो सोवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना
फिर मोदी जी को बहुत सही लगा मैं, तो मेरे को बना दिया इन्होंने मिनिस्टर। तो मिनिस्टर की देखो अलग ओथ होती है, यहाँ पर देखो आप मिनिस्टर की अलग है। ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियसली, ठीक है, डिस्चार्ज माई ड्यूटी एज ए मिनिस्टर ऑफ यूनियन, एंड आई विल डू राइट टू ऑल द मैनर ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, ये फियर और फेवर के बिना मैं ये सब काम करूंगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सोवरेंटी एंड इंटेग्रिटी तो है, इसके अलावा आप देखेंगे कि फियर और फेवर के बिना, ठीक है, बिना फियर से और बिना बायस होकर मैं काम यहाँ पर करूंगा, इस तरह से यहाँ पर बोला गया, राइट। ये जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी तो एक ही ओथ होती है, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मिनिस्टर बन जाता है तो दो ओथ लेनी होती है, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी और एक ओथ फॉर द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर है तो उन्होंने दो ओथ ली होंगी, एक तो ये वाला ओथ लिया होगा, ठीक है, और एक ये वाला ओथ लिया होगा, सीक्रेसी का ओथ लिया होगा, राइट। तो देखो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और क्या चीज है, अगर मान लीजिए कोई एमपी है ना, मैं मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना और मैं गया लोकसभा के अंदर और जाके बैठ गया और मैं शपथ लेना भूल गया, तो भाई शपथ तो मेरे को लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं शपथ नहीं ले, मैं बोला अरे साहब ये तो भूल हो गई, गलती हो गई, तो मेरे को परमिट नहीं करा जाएगा सीट पे बैठने के लिए, ठीक है। डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, मेरे को वोटिंग नहीं करने दी जाएगी, इस तरह से मुझे और मेरे, ठीक है। फिर मैं सोचूंगा ठीक है यार कुछ मत करने दो, मैं तो पैसे के लिए आया था, सैलरी तो मिलेगी ना, ना भाई तुमको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो जब तुम ओथ लोगे उसके बाद ही तुम्हारा ये सब काम होंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको ये सारा क्लियर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, an MP who fails to take the oath or affirmation is not permitted to take their seat, participate in the debate, vote or receive a salary। अरे सर यहाँ पर मैं दिक्कत आ गई, नहीं तो ये सब तो ठीक था, सैलरी का दिक्कत आ गया, राइट। अटेम्प्टिंग टू डू सो विदाउट टेकिंग द ओथ कैन लीड टू ए फाइन। अगर मैंने ऐसे कर लिया कि भाई पार्टिसिपेट करने लग गया डिबेट के अंदर, कि मुझको कौन रोक सकता है, मेरे को तो लोगों ने चुना है, ठीक है, बिना ओथ लिए, तो मेरे के ऊपर फाइन लग जाएगा एंड डिक्लेरेशन ऑफ सीट एज ए वैकेंट, और मेरी सीट को वैकेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो भाई ओथ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना ओथ लिए आप नहीं जा सकते। बिफोर टेकिंग द ओथ, ओथ लेने से पहले एमपी मस्ट सबमिट द इलेक्शन सर्टिफिकेट टू द लोकसभा सेक्रेटरीट। लोकसभा सेक्रेटरीट जो होता है, सचिवालय होता है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। दिस इंश्योर दैट ओनली ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन टेक द ओथ। ठीक है साहब। तो एक तो आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसके अंदर याद करा, ठीक है। और अगर कोई मेंबर, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेंबर बिना ओथ लिए बैठ जाता है, ठीक है, तो उस पर पेनल्टी लिखी लगती है। ये कहां पर लिखा हुआ है पेनल्टी वाला? 104, 104 के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 104 प्रोवाइड ए पेनल्टी फॉर ए मेंबर इफ ही सी सिट्स इन द हाउस विदाउट ओथ। ठीक है, एक्सेप्शन टू दिस रूल एन इंडिविजुअल, इस रूल के सबके एक्सेप्शन भी है। क्या है देखो, कोई इंडिविजुअल है कैन बिकम ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए, ठीक है, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मतलब पार्लियामेंट में इलेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो ये भी क्या कर सकता है, ये मिनिस्टर बन गया। क्योंकि मिनिस्टर बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे एस जे शंकर है, एस जे शंकर ने थोड़ा ना इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, उनको तो डायरेक्टली मिनिस्टर बना दिया गया है। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं बने अभी, पर उनको मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कैन बिकम ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग द इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, एंड ही शी कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में ले सकते हैं पार्ट, बट विदाउट हैविंग पावर टू वोट, राइट। इसके बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होता है, ठीक है, अगर ऐसे कभी इलेक्ट होते हैं 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना होता है, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के ओथ लेते हैं। अच्छा सर, सर मैं तो बना था सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर मैं तो बंगाली हूँ सर, मैं तो बंगाली था, ठीक है, मैं कैसे ओथ लूँ? तो आप ले सकते हैं 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ओथ ले सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, 22 शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर ओथ ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश के अंदर ओथ ले, इंग्लिश के अंदर ओथ ले सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो भाई, ये तो हो गया ओथ, किस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले ओथ लेते हैं, राइट। अब आता है कॉप 29। कॉप का मतलब क्या होता है सर? पुलिस। यहाँ पे कॉप का मतलब पुलिस नहीं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 29, 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बाकू। अब देखो साहब, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, आपने सुना होगा सर कभी कॉप 16 हो जाता है, कभी कॉप 19 हो जाता है, कभी कॉप 29 हो जाता है, क्या है सर ये हमको बता दो प्लीज, ठीक है। तब यहाँ पर समझो, एक क्या हुआ था, जो भी कन्वेंशंस होती है ना, कन्वेंशंस है ना, उनके अंदर जब लोग मिलते हैं हर साल या फिर 2 साल में एक बार, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सारे लोग मिल रहे हैं उसके मेंबर्स, तो उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। जैसे फॉर एग्जांपल
रियो अर्थ समिट है, ठीक है। ये हुआ था 1992 के अंदर, और अभी याद कर लो क्योंकि आगे चलकर मैं इनके बारे में आपको और बताऊंगा, ठीक है। एक बना यूएनएफ ट्रिपल सी, इससे एक कन्वेंशन बना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे एक बना यूएन सीबीडी। सीबीडी क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा जो बना दैट इज यूएन सीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब इन सब की कॉप होती है, जैसे इसकी कॉप हुई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसकी कॉप हुई। इसकी मीटिंग होती है जब इसकी भी कॉप होती है और इसकी भी कॉप होती है। तो आप देखो कॉप 29 जो हुई है वो इसकी हुई है, यूएनएफ ट्रिपल सी की। इसकी जैसे फॉर एग्जांपल यूएनसीसीडी की अभी कॉप हुई, कॉप नंबर 16। तो जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 है वो यूएनसीसीडी की है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 है वो यूएनएफ ट्रिपल सी की है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29। ये भाई साहब जो हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29, ये हुए हैं बाकू के अंदर। बाकू, बाकू कहाँ है सर? बाकू, बाकू है अजरबैजान के अंदर, अजरबैजान, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे देखो 29th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 29 टुक प्लेस इन द बाकू अजरबैजान फ्रॉम नवंबर 11th टू 22 2024, ठीक है। दैट्स वाई अभी नवंबर की ही न्यूज है ये, ठीक है। तो बाकू, इसके अंदर क्या हुआ, एक बाकू वर्क प्लान यहाँ पर लगाया गया है कि बाकू वर्क प्लान, ठीक है। और बाकू वर्क प्लान वाज अडॉप्टेड एंड मैंडेटेड ऑफ द फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप ऑफ द लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनियस पीपल प्लेटफॉर्म वाज रिन्यूड, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा समझना, बाकू वर्क प्लान किसके लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे अभी स्टूडेंट्स को, मैं एनवायरनमेंट पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। और बाकू वर्क प्लान के ऊपर काफी क्वेश्चंस के अंदर पूछे थे मैंने अभी अभी जो टेस्ट लिया था, राइट। तो बाकू वर्क प्लान क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो भाई, ये मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ के इंडिजीनियस जो लोग हैं ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं भाई। इंडिजिनियस लोग को हर चीज़ों को पता है कि भाई इस कारण से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे अलग हो गई क्योंकि सालों साल से रहते हुए हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये यहाँ पर रहते हुए हैं। दिस आर द इंडिजीनियस लोकल पीपल, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शंस के अंदर इनको भी पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, हम सोचेंगे भाई किसी, हम यहाँ पे बैठकर इस एरिया को सही कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। इनकी नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके लिए एक फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप बना था, किसी जमाने में फैसिलिटेटिंग वर्किंग ग्रुप बना था, राइट, 2018 के अंदर, राइट। 2018 के अंदर कॉप 24 के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24 के अंदर एक फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप बना था। और फैसिलिटेटिंग वर्किंग ग्रुप को वापस से यहाँ पर क्या करा है, इस बाकू वर्क प्लान के अंदर कहा है कि इसको रिन्यू करा जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर समझो ये क्या है, बाकू वर्क प्लान, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वाज अडॉप्टेड एंड मैंडेट ऑफ द फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनियस पीपल प्लेटफॉर्म वाज रिन्यूड, marking a significant development in enhancing the involvement of local communities and indigenous people in the climate action. Are you getting this one? तो वाकू वर्क प्लान इंडिजीनियस लोगों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वापस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, ऐसा समझो कि एक जगह पर बहुत सारे लोग रहते थे जो बहुत पुराने लोग थे, राइट। तो लोग इनको डाकू बोलते थे, बोले तुम तो डाकू हो, डाकू हो, डाकू हो, राइट। लोग इनको डाकू डाकू बोल के चिढ़ाते थे। अब ये लोग क्या है, ये लोग साइड में हो गए, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ। अब लोगों को पता नहीं था कि इस क्लाइमेट चेंज से क्यों, कैसे बचे और क्यों हो रहा है, ये इनको नहीं पता था, इन लोगों को पता था। अब ये इनको वापस लेकर आएंगे कि अरे यार सॉरी, हमने आपको डाकू कहा, हम तो वैसे आपको डाकू नहीं बोल रहे थे, आपने गलत सुन लिया, हम आपको बाकू बाकू बोल रहे थे, बाकू बाकू, ठीक है, आपने डाकू सुन लिया। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकू के अंदर अभी जो यूएन सीसीडी हुई है साहब, ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी हुई है बाकू के अंदर, अजरबैजान के अंदर, ठीक है। तो उनको बोला भाई तुम तो हमारे भाई हो, आओ यहाँ पे, हम तुमको डाकू नहीं बोल रहे थे, हम तुमको बाकू बोल रहे थे, राइट। तो बाकू के अंदर इंडिजिनियस बाकू वर्किंग प्लान, अब बाकू वर्किंग प्लान आ जाएगा ना तो तुमको डाकू याद आ जाएगा, डाकू से इंडिजिनियस पीपल याद आ जाएगा, बस उसके अलावा तुमको कुछ याद रखना नहीं है। इंडिविजुअल पीपल्स जो है, इंडिजिनियस पीपल्स जो है वो किसके अंदर आ जाए, क्लाइमेट चेंज वाले एक्शंस के अंदर वो भी पार्टिसिपेट करे, दैट्स वाई डाकू, ठीक है। वर्क प्लान इज देयर, बाकू वर्क प्लान इज देयर, राइट। अब इसके लिए ये फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप जो बना था ना, ये पहले बना था, ये कॉप 24 के अंदर बन गया था। और अभी ये जो बाकू वर्क प्लान जो हुआ है वो कॉप है 29,
ठीक है, COP24 के अंदर FWG पहले से बन चुका है, फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप पहले से बन चुका है। तो फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप को थोड़ा अलग से अपन पढ़ लेते हैं। ये कब बना था? ये सब COP24 के अंदर बना था, कैटोविस के अंदर। ठीक है, कैटोविस के अंदर बना था ये 2018 में, टू ऑपरेशनलाइज LCIPP। LCIPP क्या है? लोकल कम्युनिटी एंड इंडिजिनियस पीपल प्लेटफॉर्म। इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए बना था। ठीक है, इट सर्व एज ए प्लेटफॉर्म, जिससे कि हम क्या है, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज कर सकते हैं, जिनको हम डाकू डाकू कह के चिढ़ा रहे थे। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल एंड द लोकल कम्युनिटीज आर इंटीग्रेटेड इनटू द क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग। मैंडेट क्या है? FWG इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्लान, वर्क प्लान्स, फोस्टिंग डायलॉग्स एंड सपोर्टिंग द एक्सचेंज ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज टू एनहांस ग्लोबल क्लाइमेट रेस्पॉन्स। ठीक है, अब यहां पर देखो, वर्क प्लान फोकसेस ऑन थ्री प्राइमरी एरियाज। तीन प्राइमरी एरियाज हैं जिसके वर्क प्लान जिसके ऊपर फोकस हो रहा है। पहला है प्रोमोटिंग नॉलेज एक्सचेंज, नॉलेज एक दूसरे की ट्रेडिशनल और इंडिजिनियस नॉलेज है उसको एक्सचेंज करें। ठीक है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द लोकल एक्सपीरियंसेस एंड द ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशन। फिर है बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर द एंगेजमेंट, इक्विपिंग इंडिजिनियस पीपल एंड द लोकल कम्युनिटी विद द टूल्स एंड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लाइमेट डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वही सब इनको पार्टिसिपेट करने के लिए। और इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स वैल्यू एंड द नॉलेज सिस्टम इन द क्लाइमेट पॉलिसीज। राइट, ये सब चीजें करके ये वर्क प्लान इसके ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी रूल्स जो है वो चेंज करे गए। बायोडाइवर्सिटी रूल्स को चेंज करा गया है, और बायोडाइवर्सिटी को रूल्स को चेंज करने के कारण बहुत सारा इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी रूल्स क्या है ये अपन को समझना होगा, उसको किस तरह से चेंज करा गया है ये अपन को इसके अंदर समझना होगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर डाल दी है। राइट, तो देखो, ये देखो, अगर आप देखें 2024 की न्यूज़ है। ठीक है, इसके अंदर पहले 2023 में ये अपना जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, देखो भाई इसका भी कहानी सुन लो पहले तुम। हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये भी रियो अर्थ समिट से ही निकल के आई थी। ठीक है, बताया था मैंने अभी आपको। इसके मेंबर हैं, इसके जो भी मेंबर होता है ना, इसको ये बोलती है कि हे मेरे मेंबर्स हो। ठीक है, हे मेरे मेंबर्स। ठीक है, तुम क्या करो, तुम अपने अपने देश में जाओ और तुम अपने अपने देश में एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाओ। हम भी गए हमारे देश में और बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाए। इसके अंदर इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे नागोया प्रोटोकॉल है, सुना होगा आपने, इनके बारे में बात भी कर लेंगे, डोंट वरी। नागोया प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, कार्टाजीना, कार्टाजीना कहाँ पर है बताओ, कौन से देश में है कार्टाजीना? ठीक है, नागोया कौन से देश के अंदर है ये बताओ? राइट, नागोया कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स जो है, ठीक है, उनको अगर इंप्लीमेंट करना है, अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट, पढ़ा होगा। सर पढ़ा तो सब है, याद कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक है, अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स ये क्या है, ये अपन को इसके अंदर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या कहती है? ये कहती है अपने देश में जा जाके कानून बनाओ। तो हम भी गए अपने देश में और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हमने बनाया। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी 2002 के अंदर फिर अब जाकर हमने इसके अंदर अमेंडमेंट कराए, और अमेंडमेंट हमने कराया जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीजें बढ़े। राइट, इस तरह के लिए हमने कराया। अपट है ना, ये क्या है कि इसमें थोड़ा सा पॉइंट है जो अपन को समझना होगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर करी गई। राइट, अमेंडमेंट करेंगे जिससे कि क्रिटिसिज्म इसका हुआ, ये देखो क्रिटिसिज्म हुआ ना, तो क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ ये अपन को समझना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज अमेंडेड लास्ट ईयर इसको अमेंड किया गया था विद ए व्यू टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, प्रमोट रिसर्च, कल्टीवेशन ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट्स एंड ऑल्सो डिक्रिमिनलाइज ऑफेंसेज एंड वायलेशन ऑफ द एक्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स है ना, कार्टाजीना नागोया प्रोटोकॉल, तो तो इन प्रोटोकॉल्स के अंदर जो है ना, ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि देखो भाई, मान लीजिए यहाँ पर एक आपने बहुत अच्छी सी जड़ी बूटी उगा रखी है लोगों ने, है ना, लोग इसकी रक्षा करते हैं, जड़ी बूटी उगा रखी है बहुत मस्त वाली संजीवनी टाइप की जड़ी बूटी उगा। फिर एक आदमी आया दूसरे दूसरे एरिया का, वैसे ही घूमता घूमता आया, घूमता घूमता लोगों से पूछा, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी जड़ी बूटी उगा रही है, इसकी क्या क्या काम है भाई बताना। इन लोगों ने सोचा अरे मेहमान आया, मेहमान को सब कुछ बता दिया इन्होंने। अब मेहमान निकला बहुत खराब आदमी। मेहमान क्या करा, ये जड़ी बूटी लेकर गया, और उसको नॉलेज तो सारी हो ही गई थी, और इसने अपनी दुकान खोल ली। मेहमान की दुकान, नाम का नाम भी ऐसे रखा, दुकान का नाम भी ऐसे रखा, मेहमान की दुकान, और सारा इससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो ये तो इनके साथ धोखा हो गया ना इन लोगों के साथ। इन्होंने कहा कि यार हमने इनको इसको बचा के रखा, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमको तो हम तो वही ढाक के 3 बात, हम तो वही बेनिफिट कोई उठा नहीं पाए।
तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल में है कि ना ना भैया ऐसा नहीं कर सकते तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट शेयर करना ही पड़ेगा, बेनिफिट शेयर करना ही पड़ेगा, राइट। ये ना कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट क्या है, क्या हुआ, बट क्या हो गया सर? अब यहां पर देखो, एक दिक्कत हो गई। अभी इसके अंदर रूल्स के अंदर चेंज करा गया बायोडायवर्सिटी एक्ट के अंदर, और बोला कि अगर ये बंदा जो है ना, ये अगर मान लीजिए आयुष जो है, आयुष का मतलब समझता हो, आयुर्वेद, यूनानी, ठीक है, और योगा, सिद्धि, होम्योपैथी, इसका कोई प्रैक्टिशनर है ना, और वो जाकर ये रिसर्च को चुरा के, मतलब इससे पूछ के काम कर रहा है, और फिर ये अपनी दुकान खोल के बेच रहा है, तो इसको कोई बेनिफिट शेयर नहीं करना होगा। इसको छूट है, छूट छूट छूट, ठीक है, इसको छूट है कि इसको कोई बेनिफिट शेयर नहीं करना होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी इसको बेनिफिट शेयर करने की कोई जरूरत है नहीं। अब इन लोगों ने कहा यार ये आयुष प्रैक्टिशनर, अब ये भी नहीं बताया कि आयुष प्रैक्टिशनर मतलब कौन, गवर्नमेंट का आदमी, या इतनी डिग्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, कोई भी बन सकता है। मैं बन जाऊं कल को, मैं बोलूं भाई मैं आयुष का प्रैक्टिशनर हूँ, चलो भाई मेरे को ये सब बता दिया आपने, ठीक है, बाय बाय टाटा, बोले पैसे पैसे वैसे भूल जाओ, क्योंकि मैं तो आयुष का प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो यहां पर देखो, व्हाट आर द इश्यूज विद अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से क्या इश्यूज है? एबीएस एग्जेम्पशंस, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, एबीएस का मतलब एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, जो बेनिफिट को शेयर कर रहा था, एग्जेम्पशन टू द आयुष, इट हैज curtailed the revenue of the tribals whose livelihood depends on the hubs by exempting Ayush practitioner from paying ABS, access to benefits sharing, right? एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन, डेफिनेशन में आयुष प्रैक्टिशनर मतलब कौन, कौन हुआ भाई, कौन हुआ आयुष प्रैक्टिशनर? कोई भी हो सकता है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफेंस, कोई अगर आपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट को कोई वायलेट कर दिया है, तो उसके अंदर कुछ बहुत सारे कानून, पेनल्टीज थे, बहुत सारी चार्जेस थे, है ना, बहुत सारी जेल की भी सजा थी पहले, उन सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब आपने अगर कर भी दिया है तो कोई बात नहीं यार, कानूनी तो है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट को अगर तुमने क्या करा, वायलेट कर दिया है, थोड़ा सा पैसा दो और निकलो, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा अभी इसके अंदर ये नहीं देखा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें जेल वेल का होगा तभी लोग डरेंगे, नहीं तो खूब कि लो भाई मुंह पे पैसे मारेंगे सब, कि लो भाई हम तो कर रहे हैं, है ना, वायलेट कर लो जो करना है, लो पैसे पकड़ो तुम, ऐसा हो सकता है ना। तो ये देखो, अमेंडमेंट डिक्रिमिनलाइजेस ऑफेंसेस एंड मेक देम पनिशेबल विद ए पेनल्टी। अर्लियर द क्राइम वर पनिशेबल अप टू 5 years इन द जेल, पहले जेल में चक्की पीसिंग 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 5 साल तक के लिए, ठीक है। बट अब आपको सिर्फ पेनल्टी देनी है, और पेनल्टी इज बिटवीन 1 लाख टू 50 लाख, एंड इन केस के बार बार में कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तुम बार बार में, तो 1 करोड़ तक हो सकती है। तो अगर करोड़पति हो तो आराम से बायोडाइवर्सिटी एक्ट को तुम क्या कर सकते हो, आराम से हटा सकते हो, ठीक है, टाटा बाय बाय कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी एक्ट को। कोई बोले क्यों करा, बोले इधर आ, बोले क्या ये लसूट कैसे 1 करोड़ रुपए मुंह पे मार सकते हो आप, फिर 1 करोड़ रुपए, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है उसके अंदर डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं भाई ये क्या है, कि पहले तो 5 साल की सजा की प्रोविजन था, अब तो सजा इन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया, उनको सजा नहीं होगी अब पेनल्टी दो और काम पे चलो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज है, देखो अब ठीक है, चलो अपने लोग कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। अब मान लो फॉरेन कंपनी है, कोई कोई फॉरेनर है, पीटर, है ना, तो फॉरेन कंपनी ने अगर मान लीजिए कोई ब्रांच खोल रखी है रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, तो उसको इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, मतलब वो लोग को भी डिक्रिमिनलाइजेशन ही रहेगा उनके लिए भी, ठीक है, उनको भी पेनल्टी दो और चलो बाय बाय टाटा करो, ठीक है, इस तरह से। तो अमेंडमेंट ट्रीट फॉरेन कंट्रोल कंपनी, जो फॉरेन कंट्रोल कंपनीज है पहले उनके लिए अलग रेगुलेशंस थी, रजिस्टर्ड इन इंडिया एज ए इंडियन कंपनीज, एंड गिव देम एक्सेस, उनको इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीटेड कराया जाएगा। जो फॉरेन कंट्रोल कंपनी जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीट कराया जाएगा, एंड गिव देम एक्सेस टू द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज, और वो भी आराम से पहले ये सब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड नॉलेज को यूज करेगी और मजे करेगी, राइट। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं, इसलिए हमारे लोग क्या है, हमारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, बायोडाइवर्सिटी के की धज्जियां उड़ा रहे हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है, ये अपन को समझते हैं। देखो अभी हुई है अगेन यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका हुआ है कॉप नंबर 16, और कॉप नंबर 16 जो हुआ है वो हुआ है रियाद के अंदर। रियाद, रियाद कहाँ है भाई, सऊदी अरेबिया के अंदर है। अरे सर सऊदी अरेबिया को करता है क्या ये डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसे भी कॉप कर रहा है, बोले हाँ। और यहाँ पे अभी ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये पहले का इनिशिएटिव है बहुत,
इनिशिएटिव, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है उसके अंदर पैसा दिया है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे ऑस्ट्रिया ने अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कुछ मिलियन डॉलर्स दिए हैं, ठीक है, मिलियन यूरोस दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी लोगों ने इसके अंदर पैसा दिया, मतलब अभी इसको, इस वाले इनिशिएटिव को पैसा मिला है, तो दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज। ये इनिशिएटिव है तो पुराना, पर इसको पैसा अभी मिला है, राइट। इन लोगों ने पैसा दिया है, मतलब जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर पैसा दिया है। तो यहाँ पर देखो, अफ्रीकन लेड GGW मतलब ग्रेट ग्रीन वॉल, डब्ल्यू का मतलब वॉल इनिशिएटिव सिक्योर्ड यूरोस 11 मिलियन यूरोस तो इटली ने दिया है, और 3.6 मिलियन यूरोस जो है वो ऑस्ट्रिया ने दिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, राइट। अब ये साहिल लैंडस्केप के ऊपर ये ग्रेट ग्रीन वॉल कॉन्सेप्ट है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, ये है ग्रेट ग्रीन वॉल, ये अफ्रीका के अंदर। सर इसको वॉल क्यों बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या है, पेड़ों की, है ना, और वॉल बनाएंगे, ठीक है, पेड़ों की नहीं, सब सब तरह की वॉल्स बनाएंगे, ठीक है, मतलब अब बताया है अब इसको, है ना, ग्रेट ग्रीन वॉल। अब देखो यहाँ पर, दिस रीजन इज नोन एज साहिल रीजन, साहिल रीजन है ये, और साहिल रीजन के अंदर ही ये एक तरह से ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है। इसके ऊपर देखोगे तो डेजर्ट है, डेजर्ट। अब ये डेजर्ट जो है एक्सपांड करता करता नीचे आ जाएगा, राइट। तो इसको ये नीचे नहीं आ जाए, कहीं सभी डेजर्टिफिकेशन ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रहे हैं। दिक्कत ये भी है कि ये वाला रीजन जो है ना वो ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन है, दिस इज ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन, साहिल रीजन जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन है। और इसके अंदर अब पानी बचा नहीं है, पानी की बूंद तक नहीं बची, सारा पानी इन्होंने ले लिया है ना, कुछ कुछ जगह पे है बस पानी, और बाकी पानी नहीं है। तो यहाँ पे वापस से इकोसिस्टम बने, वापस से पानी वानी आए, तो पेड़ लगा दो, सबसे इजी तरीका ये है, ठीक है। तो पेड़ लगाने की यहाँ पर बात हो रही है, पेड़, सिर्फ पेड़ नहीं, पेड़ के साथ पौधे भी, सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आई होप दिस इज क्लियर। तो साहेल रीजन जो है, ठीक है, इस साहेल रीजन के अंदर वास्ट एरियाज ऑफ द फॉर्मली फर्टाइल रीजन, पहले ये बहुत फर्टाइल रीजन था, अब इसका बहुत सारा एरिया जो है वो अनकल्टिवेटेड हो गया ड्यू टू ड्रॉट, सूखे के कारण, पुअर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन मेथड्स के कारण, लैंड के ओवर यूज के कारण, ठीक है, डिमांड फॉर द फूड एंड फायरवुड के कारण बहुत सारे एरिया जो है बर्बाद हो गए हैं, ठीक है, बर्बाद हो चुका है बहुत सारा एरिया। तो उसको रिगेन करने के लिए यहाँ पर कुछ ग्रीनरी यहां पर कर रहे हैं, राइट, दैट इज नोन एज ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। आई होप दिस इज क्लियर। 2007 के अंदर यहां पर सोचा गया था कि 2007 के अंदर अफ्रीकन यूनियन ने ऐसा बोला था कि भाई यहां पर हमको ग्रीनरी ग्रीनरी हम करेंगे, राइट। तो अब देखो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो 2007 के अंदर, और इनिशिएट करा था किसने, अफ्रीकन यूनियन ने। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। दूसरा, इनिशियल आइडिया फॉर ग्रेट ग्रीन वॉल, व्हाट, अ बैंड ऑफ ट्रीज अबाउट 8,000 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 8 किलोमीटर वाइड, ठीक है। बट इसके बाद इसके अंदर कहा गया नहीं, ट्रीज नहीं, सब कुछ उगाएंगे इसके अंदर, राइट, शब्स भी, ये सब चीज उगाएंगे। द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम एम्स टू रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड इकोसिस्टम अक्रॉस 11 कंट्रीज इन द रीजन। अब ये चीज याद कर लेना, कब तक, 2030 तक। ये वाली लाइन याद कर लो, चलो ये वाली, बाय 2030 द ग्रेट ग्रेट ग्रीन वॉल एम्स टू स्क्वेस्टर, ठीक है, 250 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन, रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द करंटली डिग्रेडेड लैंड एंड क्रिएट 10 मिलियन जॉब्स फॉर द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल। ये आप याद कर लें, ये पूछा जा सकता है, ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, ग्रेट ग्रीन वॉल का मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ों की कतार खड़ी कर दो, नहीं, पेड़ों के साथ साथ यहाँ पर सवाना जो है, ग्रासलैंड को भी रिस्टोर करना है, ग्रासेस को भी, फार्मलैंड्स को भी, ठीक है, ये सब कुछ बनाना है इसके अंदर, राइट। देखो कुछ इस तरह का, इसकी वेबसाइट पे गए थे हम, तो इसके अंदर देखो, जैसे ये सारी ये झाड़ झाड़ हटाकर इस तरह से ग्रीनरी लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़े पेड़ वेड़ भी लगाना है इसके अंदर, यहाँ पर जो करेंगे इस तरह की फार्मिंग यहाँ पर करेंगे। अब दो तरह की है यहाँ पे, एक तो है ओएसिस रिहेबिलिटेशन, रिहैबी रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, रिहैब करते हैं ना, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, ओएसिस रिहैबिलिटेशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओएसिस रिहैब। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर सूखा सूखा है, ठीक है, हर जगह पर, कहीं कहीं पॉकेट्स के अंदर पानी होगा, तो हमें ये पता चल जाए कहाँ पर पानी है, कहाँ पर एक्यूफायर है, नेचुरल एक्यूफायर, उसके आसपास ही हम पेड़ लगा दें, ठीक है। मतलब कि पूरे डेजर्ट के अंदर है ना, कभी कभार ऐसा होता है पूरा डेजर्ट है पर कहीं तो पानी होगा, उसको चूज करके हम उसके आसपास खेती कर देना तो वो उग जाएगी। तो पॉकेट्स के अंदर, जैसे यहाँ खेती कर दी, यहाँ पानी मिल गया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया,
इस तरह से कर दिया, तो दैट इज नोन एज ओएसिस, है ना। ओएसिस बोलते हैं उसको, ओएसिस रिहेबिलिटेशन या फिर ओएसिस फार्मिंग। देखो, बाय डेफिनेशन ओएसिस फार्मिंग इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द एरिड और द डेजर्ट रीजन्स वेयर वाटर इज स्कार्स, ठीक है, जहाँ पे वाटर कम है। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड नर्चरिंग वेजिटेशन अराउंड द नेचुरल वाटर सोर्सेज सच एज नेचुरल स्प्रिंग और द वेल्स। Rehabilitating oasis farming methods allow for sustainable food production and creation of small fertile pockets of the lands in otherwise dry landscape, ठीक है। फिर होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी हो रहा है और फॉरेस्ट भी बन रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, ठीक है। सॉरी, फॉरेस्ट का मतलब यह है कि बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। तो ऐसा बन सकता है ना कि यहाँ पर पेड़ लगा दिए जैसे बहुत सारे, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे राइस और वीट लगा दिए, राइस वीट, ये क्रॉप्स हो गए, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, शब्स लगा दी, ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स लगा दिए। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम पूरा, जैसे एक फॉरेस्ट में होता है ना छोटे से लेके बड़े प्लांट, वो वैसे एग्रीकल्चर भी करें और फॉरेस्ट्री भी करें, और इसके साथ साथ फिर भेड़ बकरी भी पाल लें, भेड़ बकरी गाय भैंस, ठीक है, लाइव स्टॉक भी मेंटेन कर लें। तो दिस इज नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स इंटीग्रेट द कल्टीवेशन ऑफ द नेटिव ट्रीज, shrubs और वुडी पेरिनियल्स विद क्रॉप्स और द लाइव स्टॉक्स, ठीक है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज टू सपोर्ट द लोकल फार्म्स। एग्रो फॉरेस्ट्री एनहांस बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूव सॉइल वेल हेल्थ एंड वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीजें इसके अंदर करती है। तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये कंट्रीज हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बुर्किना फासो, चैड, जिबाइटो, एरिट्रिया, ठीक है, इथियोपिया, माली, मॉरिटेनिया, नाइजेरिया, सेनेगल एंड सूडान, ठीक है। ये कंट्रीज इसके अंदर कंट्रीज ऑफ इंटरवेंशंस और जोन ऑफ इंटरवेंशंस है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ साथ नमस्कार, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली यार, आग लगा दो, शेयर कर दो, है ना। 200 व्यूज, 300 व्यूज, इसके लिए थोड़ी ना बना रहे हैं यार, ये इतनी सारी रिसर्च करके हम बनाते हैं, ठीक है, सारी वेबसाइट छान मार के एक 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 टॉपिक पे कम से कम आधे घंटे से 30 to 45 मिनट्स हम स्पेंड करते हैं, फिर आप देते हो इतने से व्यूज, ठीक है। अरे सब दिखाओ, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जैसे ऐसी ऐसी जो पिकुलर नॉलेज होती है, यूनिक नॉलेज, यूनिक कोर्सेज जैसे हम डिजाइन कर पाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।